संभल में जामा मस्जिद विवाद के उपरांत पत्थरबाजी हुई और प्रशासन वहां पर जांच करने के लिए पहुंच गया। अब वहां पर पता चला कि मस्जिदों समेत पूरा क्षेत्र बिजली की चोरी में लिप्त है, यहां तक कि वहां का सांसद भी। संभल से अगली खबर है। सपा सांसद बर्ग पर एक्शन हुआ है। बर्ग पर 1,91,00,000 का जुर्माना है। बिजली चोरी के आरोप में हुई है ये कार्रवाई। संभल में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा हुआ था। हमने आपको दिखाया था कि बिल चुकाए बिना 180 करोड़ की बिजली चोरी हुई। परंतु बात न केवल बिजली चोरी की नहीं है। 30% गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट रेट, while our Muslim population is 14.2%, as many as 31.3% of homes under Awas Yojana are given to Muslim. 33% of funds under Kisan सम्मान निधि। क्या मुस्लिम समुदाय को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं की आदत लग चुकी है? कई योजनाओं का लाभ तो हम भी उठा चुके हैं। क्या योजना मिलती है आपके घर में जो मिल रही है? मुझे कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। रुपए आए थे उसमें 2.5 लाख। और कौन कर रहा है पे इन मुफ्त की सुविधाओं के लिए? देश का हिंदू या कोई और? योगी सरकार के एक्शंस ने जो चौंकाने वाली जानकारी दी है, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप सभी को याद ही होगी संभल की वो पत्थरबाजी जिसके कारण 5 लोगों की जान चली गई थी। ये पत्थरबाजी सिर्फ इसलिए हुई ताकि कुछ कट्टरपंथी लोग अपने भीड़ तंत्र से सरकार और प्रशासन को चुनौती दे सकें। जब प्रशासन संभल में इस पूरे मुद्दे की जांच करने लगा तो पुलिस को हर दिन नए नए राज पता चल रहे हैं। जैसे कि कभी संभल में पुराने मंदिर मिल रहे हैं जिसका अतिक्रमण करके कट्टरपंथियों ने उस पर अपने घर बना लिए थे। मेहनत सफल हो गई सर, ये क्या आपके हाथ के पास सर, तो कभी वो पौराणिक कूप मिल रहे हैं जिसे षड्यंत्र के जरिए पाट दिया गया था। परंतु इसमें सबसे ज्यादा जिस घटना ने ध्यान आकर्षित किया वो है मस्जिदों और मदरसों का पावर हाउस के जैसे प्रयोग किया जाना, जहां से अवैध तरीके से संभल के उस क्षेत्र में लगभग सभी घरों को अवैध बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। और इसका पता भी ना अकस्मात ही चल गया जब पुलिस प्रशासन ध्वनि प्रदूषण की कार्रवाई के तहत लादनिया मस्जिद के छत पे लाउडस्पीकर उतारने पहुंचे तो वहां पर पाया कि उस छत से अवैध तरीके से लगभग 100 घरों को चोरी की बिजली दी जा रही थी। मोटी वाली यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा है, यहाँ से 2 केबलें इधर जा रही हैं। इसके बाद जब जांच में तेजी की गई तो इससे यह ज्ञात हुआ कि 4 मस्जिदें, 1 मदरसा और 15-20 घरों में बिजली की साफ चोरी हो रही थी। इन मस्जिदों को एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह बना दिया गया था और आसपास के 100 से अधिक घरों में फ्री बिजली सप्लाई कर रहे थे लोग। इन्हीं में से एक मस्जिद में 59 पंखे, 1 फ्रिज, 30 लाइट ऐसे पॉइंट्स थे, लेकिन वहां पर बिजली का बिल नहीं आ रहा था। ये बताओ वारिस कितनी मस्जिदों में इस तरीके से चला रहे होंगे? इसके बाद ना ये जो बिजली की चोरी हो रही थी इस पर प्रशासन का प्रहार आरंभ हो जाता है। इन सभी चोरों पर जुर्माने और FIR भी हो रही है। इसी जांच की कड़ी में जब बिजली विभाग के अधिकारी संभल कांड के मुख्य आरोपी और संभल से MP जियाउर रहमान वर्क के घर पहुंची तो वहां भी 2 बिजली के मीटरों से छेड़छाड़ पाई गई। ये क्षेत्र का MP है, सांसद है, जिसके पास बिजली का बिल 0 आ रहा था और इस पर 2 करोड़ रुपए का दंड ठोक दिया गया है। इतनी बड़ी बिजली चोरी जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि जांच से यह पता चला है कि केवल 4 मस्जिद और 1 मदरसे से ही 1.3 करोड़ की चोरी हो चुकी है। इसी सबके बीच भारी प्रशासनिक बल की तैनाती में सबके घरों में बिजली विभाग के मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे अब आने वाले समय में इस प्रकार की चोरी ना हो पाए। परंतु अब ना मन मस्तिष्क में एक सवाल उठता है कि क्या ये जो चोरी हो रही है केवल संभल में ही हो रही है या यूपी और देश के अन्य स्थानों में भी ऐसी चोरी पकड़ी गई है? तो आइए कुछ घटनाओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 18 जून 2023 को कानपुर के कंगी मोहल्ले में, जो कि एक मुस्लिम बहुल मोहल्ला है, जब विजिलेंस की टीम बिजली की चोरी को पकड़ने के लिए ड्रोन से वहां पर छतों की निगरानी करने लगी तो उस मोहल्ले के लोगों द्वारा टीम पर और ड्रोन पायलट पर हमला कर दिया गया और उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया गया।
टीम को जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। कौशाम्बी जिले में भी शांति प्रिय लोगों द्वारा 90% तक की अनुमानित बिजली चोरी के आरोप वहां के विधायक द्वारा लगाए जा चुके हैं, परंतु जो भीड़ तंत्र की शक्ति होती है ना, वो कार्रवाई होने से रोक देती है। इसके साथ ही लखनऊ की गुलिस्तां कॉलोनी में भी मीटर को बाईपास करते हुए बिजली की भारी चोरी पकड़ी जा चुकी है। परंतु रुकिए, करोड़ों की बिजली बिल ना भरने के आरोप तो दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी लग चुके हैं। समाज विशेष में बिजली चोरी करना कितनी कॉमन सी बात है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके खिलाफ मौलाना मस्जिदों से फतवा निकालते हैं। ये फतवा भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में देखना आम है, परंतु दुख की बात यह है कि फतवे निकलने के बाद भी इन्हीं मस्जिदों में बिजली चोरी और उस पूरे क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन करने के सेंटर्स बने पड़े हैं। संभल में एक छोटे से क्षेत्र में यह ड्राइव हुई थी और 1250 FIR ऑलरेडी हो चुकी हैं। सोचिए, लगभग पूरा क्षेत्र ही बिजली चोरी कर रहा था। इसे फ्री का माल हड़पना कहते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय का मोहल्ला है इसलिए वहाँ पर बिजली चोरी हो रही है। बिजली हिंदू जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर भी चोरी होती है। बात प्रतिशत की हो रही है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग बिजली की चोरी में लिप्त हैं। यदि लगभग पूरा ही क्षेत्र एक प्रकार से चोरी में लिप्त हो जाए तो प्रश्न उस मनोस्थिति पर उठना ही चाहिए जो फ्री की सुविधाओं पर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या केवल फ्री की बिजली ली जा रही है या बाकी चीज़ों में भी यही स्थिति है? वो आगे देखते हैं। देखिए, आज के समय में ना एक नैरेटिव बनाया जाता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये कहा जाता है कि उन्हें ऐतिहासिक अन्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस विमर्श की वास्तविकता क्या है? क्या सचमुच भारत में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है या ये भी एक राजनीतिक कहानी है जो सच्चाई से दूर है? चलिए कुछ आंकड़े दिखाता हूं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा वृत्ति योजना यानी कि स्कॉलरशिप योजना अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। सरकार के अनुसार इस स्कॉलरशिप योजना के लगभग 75% लाभार्थी मुस्लिम पक्ष से हैं। बाकी 25% में सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, अन्य सब लोग आ जाते हैं। 2014 से 2019 तक मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 3.2 करोड़ शिक्षा वृत्तियां यानी कि स्कॉलरशिप वितरित की गई, जिनमें मुस्लिम लाभार्थी सबसे अधिक थे। परंतु अभी रुकिए, कहानी अभी आगे है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बार ये बताया था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उनकी स्थिति लगातार सुधर रही है। जहां मुसलमानों की भागीदारी सरकारी नौकरी में पहले 4% थी, अब वो 10% से अधिक हो गई है। आयुष्मान योजना यानी कि वो योजना जिसमें सरकार गरीब व्यक्ति को 5 लाख तक का फ्री इलाज देती है, उसमें एक जिले में 60% लोग मुस्लिम समुदाय से हैं जो कि फ्री का इलाज पाते हैं। मुस्लिम समुदाय देश में 14 से 16% तक बताया जाता है और इस तरीके की डिस्प्रपोर्शनेट फ्री की सरकारी सुविधा उसे मिल रही है। परंतु केवल सरकारी इलाज में नहीं है ये। सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है। इसमें 31% से अधिक हाउसेस PM आवास योजना में मुस्लिम कम्युनिटी को मिले हैं। छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। इसमें 33% फंड्स किसान सम्मान निधि के रूप में मुस्लिम समुदाय को मिले हैं। मुद्रा योजना यानी कि रोजगार के लिए लोन देने वाली स्कीम, उसमें 36% लाभार्थी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। 2014 से पहले मुस्लिम लड़कियों का स्कूल से ड्रॉप आउट रेट 70% था। 2014 के बाद ये गिरकर 30% हो गया। इसमें फ्री का योगदान जरा सोचकर देखिएगा। उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर्स फ्री दिए गए गरीबों को, उसमें 37% लाभार्थी मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं। शादी शगुन स्कीम जिसमें ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों को शादी पर कुछ पैसा मिलता है, मात्र मुस्लिम महिलाओं के लिए चलाई गई ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट उनका कम हो सके। लगभग 3 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई। सौभाग्य योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में ये सुविधा मुस्लिम समुदाय को मिली। जन धन योजना यानी कि फ्री में बैंक अकाउंट, स्वच्छ भारत योजना यानी कि फ्री में टॉयलेट और घरों तक नल से स्वच्छ पानी पहुंचाने की योजना, सब में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एवरेज 30% से अधिक है। ये सभी सुविधाएं सरकार द्वारा फ्री में दी जाती हैं। सरल शब्दों में 14% मुस्लिम जनसंख्या भारत में अपने जनसंख्या अनुपात से कई गुना अधिक सरकारी सुविधाएं फ्री में ले रही है। ये बात ना सरकारी डेटा से क्लियर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो स्वयं कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की जितनी जनसंख्या है उससे अधिक उन्हें लाभ फ्री में मिल रहा है सरकारी सुविधाओं का। सरल शब्दों में इसे सरकारी माल पर फ्री में जीना कहते हैं।
परंतु ऐसा क्यों है? क्योंकि मुस्लिम समुदाय इस देश में सबसे अधिक गरीब समुदाय है। 14% से अधिक जनसंख्या वाला ये समुदाय जो सरकार की फ्री सुविधाओं में 30 से 50% अधिकार जमा कर बैठा है, वो इस देश के केवल 3% बड़े बिजनेस चलाता है। सोचिए कि केवल उत्तर प्रदेश, जहां पर 17% मुस्लिम जनसंख्या है, वहां 35% सरकारी फ्री सुविधाएं मुस्लिम पक्ष के लोग ले रहे हैं। और इसका कारण ये है कि जब भी सरकार गरीबों के लिए कोई योजना बनाती है तो सबसे अधिक गरीब मुस्लिम पक्ष के ही निकलते हैं। हैदराबाद जैसे बड़े शहर में 63% मुस्लिम पक्ष के लोग गरीबी रेखा से नीचे बताए गए, जो कि फ्री सरकारी सुविधाओं पर पल रहे हैं, जी रहे हैं। तो संभल जैसे छोटे शहरों का हाल आप स्वयं सोच कर देखिए। पर एक और बात सोचने की है इसमें, यदि 63% मुस्लिम हैदराबाद जैसे बड़े शहर में गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो इनकम टैक्स मुस्लिम पक्ष के कितने लोग देते होंगे? और इस देश में एक्चुअली में इनकम टैक्स कौन दे रहा है? मुस्लिम्स में पसमानदा समाज को तो छोड़ ही दीजिए, जो अपर कास्ट मुस्लिम्स है ना, वो भी हिंदुओं के पिछड़े वर्ग से गरीब हैं। जब अधिकांश मुस्लिम्स इनकम टैक्स ब्रैकेट से नीचे ही कमा रहे हैं, तो क्या सारा इनकम टैक्स इस देश में हिंदू, जैन, पारसी, सिख और ईसाई ही दे रहे हैं, जिससे कि ये सारी फ्री की सुविधाएं बांटी जाती हैं? और यदि टैक्स देने में मुस्लिम पक्ष पीछे है, तो क्या किसी और चीज़ में आगे है? वो आगे देखते हैं। देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी बुद्धिजीवी को कहते हुए जरूर सुना होगा कि भारत में मुसलमानों का योगदान उसको नकारा नहीं जा सकता है। भाई, बात में दम तो है, पर इस बात को पचाने के लिए ये जानना भी तो आवश्यक है कि आखिर उन्होंने किन किन फील्ड्स में अधिक योगदान दिया है। भारत की करंट फर्टिलिटी रेट के अनुसार भारत में केवल एक ही रिलीजियस ग्रुप ऐसा है जिसकी जनसंख्या इस देश में बढ़ रही है, वो मुस्लिम्स हैं। बाकी सबकी जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या बढ़ाने में ये अद्भुत योगदान है। आज भारत इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम संख्या वाला देश बन चुका है। 1951 और 1961 के बीच मुस्लिम आबादी में 32.7% की वृद्धि हुई थी। उस समय भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ 21.6% थी, यानी कि मुस्लिम समुदाय जो था ना, वो देश की औसत से 11% अधिक तेजी से बढ़ रहे थे। 2001 से 2011 तक मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में 24.7% की वृद्धि हुई थी। वहीं भारत की वृद्धि दर जो थी इस समय, वो 17.7% थी, यानी मुस्लिम समाज तब भी देश के एवरेज से 7% अधिक तेजी से बढ़ रहे थे। अगर इस डेटा को थोड़ा और ढंग से देखें, तो जो मुस्लिम समुदाय 1951 में 8% था, भारत में वो 2011 में 14% हो गया और आज 16 से 18% का अनुमान लगाया जाता है। अच्छा कंट्रीब्यूशन है। परंतु चलिए क्राइम का डेटा देखते हैं। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जेलों में 30% से अधिक बंदी मुस्लिम थे 2021 में, भले ही वो आबादी का 14.2% है। 2021 में ही असम में, जहां पर 34% मुस्लिम समुदाय है, 64% दोषी और 49% विचाराधीन कैदी मुस्लिम समुदाय से थे। भारत का पॉवर्टी इंडेक्स बढ़ाने में भी मुस्लिम पक्ष का अहम रोल माना जाता है, क्योंकि देश में 31% मुस्लिम्स गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी मासिक आय इस पक्ष की वो 550 रुपये से कम बताई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 3,70,000 भिखारियों में से लगभग 1/4 यानी 25%, यानी हर 4 में से 1 भिखारी मुस्लिम समुदाय से था। साक्षरता एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मुस्लिम पक्ष कभी नेशनल एवरेज से आगे नहीं बढ़ सका है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देश में 42.7% मुस्लिम समुदाय के लोग निरक्षर थे, जो देश में किसी भी एक धार्मिक समुदाय के लिए सबसे ज़्यादा थे। मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर 57.3% बताई जाती है, जो देश की लिटरेसी रेट यानी कि 74.4% से बहुत पीछे है। निरक्षरता में ये योगदान है। 2020-21 के अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार 149 नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम नॉमिनेशंस मात्र 1.9% थे। वहीं शेड्यूल कास्ट छात्रों की हिस्सेदारी 13% से अधिक थी और शेड्यूल ट्राइब छात्रों की हिस्सेदारी 6% से अधिक थी। 2015-16 में मुस्लिम छात्र हायर एजुकेशन में केवल 4.7% थे। वहीं 2020-21 में इनकी भागीदारी कम होकर 4.6% रह गई। मतलब कोई भी आदमी या समाज एजुकेशन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है और मुस्लिम समुदाय पीछे जा रहा है। बाकी कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने में तो जवाब ही नहीं है भाई। 2023 में एक सम्मेलन में
पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें साफ तौर पर इंडिकेट किया गया था कि भारत में कई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन सक्रिय हैं जो मुस्लिम युवाओं को कट्टरता के रास्ते पर धकेलने में लगे हुए हैं। मदरसों में रेल को पटरी से कैसे उतारा जाए, इसकी ट्रेनिंग मिल रही है। गजवाए हिंद जैसे कॉन्सेप्ट्स पर बकैती चल रही है। अब ऐसे में मुस्लिम पक्ष के युवाओं को स्वयं देखना चाहिए कि वो किन चीजों में आगे हैं और किन चीजों में फिसड्डी हैं। क्राइम जैसी चीजों में आगे बढ़ना है या एजुकेशन में, ये तो समाज खुद सोचता है। फ्री की सुविधाओं का सबसे अधिक उपयोग कर रहा मुस्लिम समाज किन चीजों में आगे है वो हमने अभी देखा है, परंतु ये फ्री की सुविधाएं उस तक पहुंच कैसे रही हैं और ये जो फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं लोग, उनकी क्या स्थिति है, वो आगे देखते हैं। देखिए, भारत सरकार टैक्स पेयर्स के धर्म और मजहब के आंकड़े साझा नहीं करती है और ना ही धर्म और मजहब के आधार पर किसी को टैक्स में छूट मिलती है, परंतु जिस प्रकार से भारत के गरीबी के आंकड़े हैं और जिस प्रकार से भारत में फ्री की सुविधाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के आंकड़े हैं, उसके आधार पर सीधा निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत में अधिकांश इनकम टैक्स हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख ये सब दे रहे हैं। परंतु टैक्स के बदले हिंदुओं को मिलता क्या है? हिंदुओं के मंदिरों पर जो दान आता है ना, उस पर भी राज्य सरकारों ने अपना अधिकार जमाया हुआ है, जबकि मस्जिदों, दरगाहों और गुरुद्वारों पर ऐसा नहीं होता है। टैक्स से जमा हुआ पैसा इस्तेमाल होता है चर्चें, दरगाह और मस्जिदों को बनाने में, जबकि मंदिरों की हालत खराब है। मौलवियों को सैलरीज दी जाती है, हज यात्राएं करवाई जाती हैं। केवल अकेले पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से सरकार को 3 साल में 113 करोड़ रुपए हासिल हुए थे। अब ये तो सिर्फ एक मंदिर से लिए गए पैसे हैं और इस पैसे का प्रयोग सेक्युलर सर्विसेज देने में किया जाता है, फ्री सुविधाएं देने में किया जाता है, मौलवियों की सैलरीज देने में किया जाता है। हिंदू मंदिरों से पैसा ऐंठा जाता है, पर हिंदू समुदाय को अपने धर्म का प्रचार भी नहीं करने दिया जाता है, जैसे मुस्लिम समुदाय को मदरसे या फिर ईसाई समुदाय को मिशनरी स्कूल्स में करने दिया जाता रहा है। इतना टैक्स लेने के बाद भी सनातनी हिंदुओं के पास अपने मंदिरों के अधिकार तक नहीं है और लगभग 4 लाख मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं, तथा जैसे ही बात दूसरे पंथ या मजहब की आती है, सारे कानून बदल जाते हैं। इतने के बाद भी हिंदुओं को मिलता क्या है? वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यूके की सरकार द्वारा यूके में क्राइम पर एक सर्वे हुआ था। यूके की जनसंख्या यानी कि ब्रिटेन की जनसंख्या का 4% अंश मुस्लिम समाज से है, परंतु ब्रिटेन की जेलों में उपस्थित लगभग 18% कैदी मुस्लिम पक्ष से हैं। अपनी जनसंख्या से 4 गुना अधिक अपराध। वहीं ब्रिटेन में ही लगभग 2% हिंदू समाज हैं, परंतु जेलों में 0% कैदी हैं। इसे कहते हैं अपनी जनसंख्या अनुपात से कई गुना कम अपराध। और लगभग सभी विकसित देशों में यही हाल है। हिंदू टैक्स अधिक भर रहा है, क्राइम कम कर रहा है, बच्चे कम पैदा कर रहा है, पढ़ाई अधिक कर रहा है, परंतु मुस्लिम पक्ष किन चीजों में आगे है, किन चीजों में पीछे, स्वयं सोचिए। परंतु गलत चीजों में आगे और अच्छी चीजों में पीछे रहने का कारण क्या है? कदाचित रूढ़िवादी सोच और तुष्टीकरण की राजनीति, या फिर कुछ और भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। शोध का विषय है ये, पर सोचने का भी विषय है। मुस्लिम पक्ष कदाचित आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि एक बड़ी संख्या को सब कुछ घर बैठे बैठे फ्री में मिल रहा है, फ्री में। और ये सुविधाएं देने वाला भारत का आयकर दाता है, इनकम टैक्स पे। और ये इनकम टैक्स दे कौन रहा है, जरा सोचिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी डिटेल्स दिख रही होंगी। इसके अलावा स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो दिख रहा है ना, इसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।